तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसमें एक या एक से अधिक हमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मिलते हैं। और जो कंपाउंड होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, उसमें कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जैसे एग्जांपल दे रही थी, देखिए इसमें है शी इज़ रनिंग, आई नो दैट ही इज़ अ गुड मैन। इसमें हमें देखिए इसमें एक ही फिनिट वर्ब होती है, इसमें देखिए 2 फिनिट वर्ब है। इसमें देखिए द बॉय थैंक द जेंटलमैन, कॉमा, ड्राइड अप his tears and went home। देखिए इसमें तीन क्लॉजेज हैं और तीनों इंडिपेंडेंट हैं। द बॉय थैंक्ड, अपने आप में बात पूरी हो रही है, थैंक द जेंटलमैन, ठीक है। ड्राइड अप हिज टीयर्स, एक एक क्लॉज हो गया। एंड वेंट होम, एक ये हो गया। और 3 ही वर्ब दी गई हैं, ठीक है। एक थैंक्ड है, एक ड्राइड अप है और एक वेंट है। तो ये सिंपल, कॉम्पैक्ट, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, उसमें 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। तो ये हमारे पास 3 तरह के क्लॉजेज होते हैं। जो नाउन क्लॉज होता है वो नाउन का काम करता है, इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। और एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। और जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो एडवर्ब का काम करता है, मॉडिफाई करता है। एडवर्ब किस किस को? वर्ब को मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब देखिए जो एडवर्ब क्लॉज होता है, हम बात करेंगे आज एडवर्ब क्लॉज की। जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसके फंक्शन जो है वो कई तरीके के हैं। देखिए, इट इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, ऑफ कंडीशन। Ma'am, your voice is not clearly audible. ओके बेटा, बेटे अब क्लियर है? अभी क्लियर है आपको आवाज? Yes, ma'am. एक मिनट, थोड़ा सा जस्ट ट्राई। और ये बता रही थी मैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये इसके काइंड्स हैं। एडवर्ब क्लॉज के प्रकार हैं, ये किस किस तरीके से प्रयोग होता है। ये क्लॉज टाइम के लिए, मैनर के लिए, पर्पस के लिए, कंडीशन के लिए, प्लेस के लिए, रीज़न के लिए, एंड सो ऑन, रिजल्ट के लिए, एट्सेट्रा, है ना, इनके लिए यूज़ होता है।
तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑफ कंडीशन की बात करेंगे। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है ना, उसे ही हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सशर्त वाक्य। और सशर्त वाक्य क्या होते हैं, वो जिनमें कोई भी शर्त होती है, कोई भी जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड होता है किसी ना किसी चीज़ पर। इसके एक भाग में तो एक शर्त होती है और दूसरे भाग में उसका रिजल्ट होता है। तो जो इसका शर्त वाला भाग होता है ना, जो इसका शर्त वाला भाग होता है, इसको बोलेंगे जो इसका कंडीशनल पोर्शन होता है ना, पार्ट होता है, उसे हम इफ़ क्लॉज बोलते हैं। जो इफ़ क्लॉज होता है वो शर्त वाला भाग होता है, शर्त वाला भाग, ठीक है। और जो रिजल्ट वाला भाग होता है, मतलब जो भी रिजल्ट होगा, जैसे यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो बारिश होगी ये तो हो गई शर्त। यदि बारिश होती है तो नहीं आऊँगा और बारिश नहीं होती है तो आऊँगा। और रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, जो रिजल्ट वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। इसे हम कहेंगे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। और किस वाले भाग को कहेंगे, जो रिजल्ट बताएगा, हमें परिणाम बताएगा, नतीजा बताएगा। यदि बारिश होगी तो उसका नतीजा ये होगा कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, और बारिश नहीं होगी तो उसका नतीजा ये होगा कि मैं स्कूल आऊँगा। समझ गए मेरी बात? तो ये जो है ये शर्त वाले वाक्य हैं, और इसमें जो इफ़ क्लॉज होता है वो शर्त वाला भाग होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो रिजल्ट पार्ट होता है, रिजल्ट वाला भाग होता है, रिजल्ट पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए कि जो कंडीशन होती है कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो कितनी तरीके की होती हैं। ये मुख्यतः 4 तरह की होती हैं। और ये जो देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ कंडीशंस, टाइप ऑफ कंडीशंस। और ये जो कंडीशंस होती हैं, इनके ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस वी मेक या वी फॉर्म कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी पहली जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं ज़ीरो टाइप कंडीशन। पहली कंडीशन को ज़ीरो टाइप कंडीशन बोलते हैं। और ये देखिए 0 से 1 2 3 4 चलेगा। तो पहली कंडीशन है ज़ीरो टाइप कंडीशन, दूसरा होगा टाइप 1 कंडीशन, तीसरा होगा टाइप 2 कंडीशन, और तीसरा होगा टाइप 3 कंडीशन। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट वन। तो ये है ज़ीरो कंडीशन, फिर होगी फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन, फिर सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन, और फिर थर्ड टाइप कंडीशन। तो जो ज़ीरो टाइप कंडीशन है वो बेसिकली बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, अब साइंटिफिक फैक्ट्स ये यूनिवर्सल फैक्ट्स से अलग हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स वो होते हैं जो प्रूवन हैं। प्रूवन का मतलब सिद्ध हो चुके हैं। यानी यदि हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे वापस आती है, तो इट्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। हमने गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का नियम पढ़ा है, तो हमें पता है कि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। जैसे यदि हम 100 डिग्री पर किसी वाटर को बॉईल करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है ना। तो ये क्या है, ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। और दूसरी चीज़ क्या आती है,
ट्रुथ। अब ये ट्रुथ क्या होता है? ट्रुथ पता क्या होता है? ट्रुथ ये होता है कि यदि हम कहें कि यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, तो ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है। बिना मेहनत के कोई कहीं सेलेक्ट नहीं होता, कोई कहीं पास नहीं होता। बिना प्रैक्टिस किए व्यक्ति मास्टर नहीं बनता किसी चीज़ का। उसी तरह ये ट्रुथ है। और इसमें दो चीज़ें ही हम कंसीडर करके चलते हैं ज़ीरो टाइप में। एक तो साइंटिफिक फैक्ट्स को कंसीडर करते हैं और एक ट्रुथ को कंसीडर करते हैं। इसलिए इसका एक दूसरा नाम है फैक्चुअल। इसे हम फैक्चुअल कंडीशन भी कहते हैं। ये फैक्चुअल होता है, ये यू है बेटा, फैक्चुअल कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके परिणाम जो हैं वो ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, इसलिए मैंने फैक्चुअल कहते हैं। एक चीज़ और, यदि आप इनमें जो वर्ड्स आते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो बता देती हूँ। इफ़, व्हेन, unless, until, in case of, as soon as, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। बेसिकली जो इफ़ वाले सेंटेंसेस होते हैं, यू कैन रिप्लेस इट विथ व्हेन, मतलब यू कैन यूज़ इट बोथ। जो इफ़ वाले सेंटेंसेस हैं आप उनको इफ़ भी लिख सकते हो और व्हेन भी लिख सकते हो, ठीक। जो पहला वाला है हमारी ज़ीरो टाइप कंडीशन, जो साइंटिफिक बेस्ड है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड है या ट्रुथ पर बेस्ड है, उसका जो पैटर्न बनेगा, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी सेंटेंस का, वो क्या होगा? पहले हम इफ़ क्लॉज का बताएंगे। इफ़ होगा, इफ़ के साथ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। अब वो प्रेजेंट टेंस कौन सा हो सकता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। कोई भी हो सकता है, बट प्रेजेंट का होना चाहिए। प्रेजेंट के जो 4 पार्ट है, कोई भी हो सकता है इफ़ के साथ, तो ये इफ़ क्लॉज में होगा। और इसके साथ जो हमारा रिजल्ट पार्ट बनेगा, यानी रिजल्ट क्लॉज बनेगा, उसमें क्या क्या होगा, इसी के साथ प्लस करके लिखती हूँ। आप कॉमा ज़रूर लगाएंगे यदि इफ़ पहले होगा। एक चीज़ और है, अभी बताती हूँ कि जब इफ़ सेंटेंस में पहले होगा, वाक्य में पहले होगा, पहले आएगा, माने इफ़ वाला क्लॉज पहले आएगा, तो यू हैव टू यूज़ कॉमा। तो आप कॉमा का यूज़ करेंगे। और यदि रिजल्ट पार्ट पहले आएगा और फिर इफ़ वाला पार्ट आएगा, तो यू डोंट नीड टू पुट कॉमा, ठीक है। इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस हो गया, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही जोड़ेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होते हैं जिनमें एस या इस लगा रहता है सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर में एस या यस नहीं लगा रहता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला देखिए, इफ यू थ्रो अ पीस ऑफ वुड piece of wood, if you throw a piece of wood in water, it floats. देखिए यहाँ पर थ्रो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये जो इफ़ यू थ्रो अ पीस ऑफ वुड इन वाटर, यदि आप पानी में एक टुकड़ा लकड़ी का फेंकते हैं, ये कंडीशन है,
ये शर्त है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये क्या है हमारा, ये इफ़ क्लॉज है। यदि इफ़ क्लॉज हमारा किस में आया है, प्रेजेंट टेंस में आया। अभी मैंने इंडेफिनिट का ही एग्जाम्पल दिया है। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन होगा, जो रिजल्ट पार्ट होगा, जब हमने लकड़ी का टुकड़ा पानी में फेंका तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो पानी पर तैरने लगा। ये इसका परिणाम है, इसका रिजल्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो ये इसका जो रिजल्ट हुआ ये हमने किस में रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो जीरो टाइप कंडीशन है उसमें क्या होगा कि आपका फर्स्ट यानी इफ क्लॉज यदि आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आपका जो रिजल्ट क्लॉज होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। एक बार दूसरा एग्जांपल देती हूँ, देखिए। यदि आपका है पूल है ये, अब देखिए इसका सेंस भी जो निकलता है ना वो क्या निकलता है कि इफ़ यू आर स्विमिंग इन अ बिग पूल, यदि आप एक बड़े से पूल में स्विमिंग करोगे, देखिए कर रहे हैं, यदि आप बड़े से पूल में स्विमिंग कर रहे हैं तो आप एक गुड स्विमर बन जाएंगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि आप बड़े पूल में स्विमिंग करोगे तो आप एक गुड स्विमर बन जाओगे। इसको जब हम बोलते हैं ना तो इसका अगर ये होगा, जो इसका सेंस ये होता है, इसकी कंडीशन क्या कहती है, अगर ये हो तो ऐसा होता है। इसका मतलब यदि आप बड़े पूल में तैर रहे हैं, आप बड़े पूल में स्विमिंग कर रहे हैं तो आप एक अच्छे स्विमर हो जाते हैं, ये इसका सेंस निकलता है, ठीक है। जैसे हम यदि पानी में लकड़ी को फेंकते हैं, यहाँ देखिए ताहे तीहे तेहे होता है ना, फेंकते हैं तो ये पानी पर तैरती है, ती है, देखिए ताहे तीहे तेहे निकलता है ना। एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ यू हैव गुड जॉब, यदि तुम्हारी अच्छी नौकरी होती तुम्हारे पास, यू आर सिक्योर इन योर लाइफ, तो आप अपने जीवन में बहुत सुरक्षित होते। यदि आपके पास अच्छी नौकरी होती तो आप अपनी लाइफ में बहुत सिक्योर होते और सुरक्षित होते, ठीक है ना। तो ये जो है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो जीरो कंडीशन होती है ना, ये लाइकली टू बी हैपन है। लाइकली टू बी हैपन माने ये ऑन प्रोसेस है, ये चल रही है और ये हो सकती है। यदि आप तैरते हैं तो आप अच्छे स्विमर बन जाते हैं। यदि आपके पास एक अच्छी नौकरी होती है तो आप जीवन में हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। इसका मतलब ये वो कंडीशन है जो पॉसिबल है, यानी ऑन प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है जो प्रोसेस में है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी वाली चीज़ है, ठीक है। ये कंडीशन कैसी होती है, पॉसिबल कंडीशन होती है। इसका रिजल्ट कैसा होता है, लाइकली रिजल्ट होता है। अभी देखिए दूसरा,
दूसरी कंडीशन जो होती है उसे वैसे नंबर 2 है, बट यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट टाइप, क्योंकि पहला हमारा 0 था, दूसरा हमारी फर्स्ट टाइप कंडीशन है। वो क्या कहती है? वो ये कंडीशन होती है कि इसमें इसका जो पैटर्न बनता है वो क्या बनता है, जो इफ़ क्लॉज होगा, इफ़ प्लस यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होगा, और जो इसका रिजल्ट क्लॉज होगा, आगे प्लस के साथ लिख रही हूँ रिजल्ट क्लॉज, वो कैसे बनेगा? वो विल, शैल, मे, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे। और ये जो कंडीशन होती है ना, ये कंडीशन कैसी होती है कि अगर ये होता, ये होगा तो हम ये करेंगे, ये पॉसिबल कंडीशन है। ये कंडीशन भी कैसी है? पॉसिबल कंडीशन है, मतलब ये संभव है, यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो पहला इफ क्लॉज है ये प्रेजेंट टेंस में होता है। देखिए 0 कंडीशन में दूसरा क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में ही होता है, बट ये फ्यूचर में होता है। ठीक है, हम प्रेजेंट में, वर्तमान में मेहनत करते हैं, उसका परिणाम हमें फ्यूचर में मिलता है। आप इसको यदि ऐसे समझना चाहें तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये संभावित स्थितियों के बारे में बात करता है कि आप यदि आज मेहनत करेंगे तो कल का परिणाम आपका सुखद होगा। और जबकि 0 कंडीशन उन तथ्यों के बारे में बात करती है जो सच होते हैं, है ना, जो आप यदि करते तो आप पाते। तो ये जो सच होते हैं, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट कि आप यदि सच बोलते हैं तो सभी आपको पसंद करते हैं। यदि आप विनम्र होते हैं, आप किसी से अच्छी, स्वीटली, नाइसली बात करते हैं तो एवरीबडी लाइक्स यू। इफ़ यू टॉक्स नाइसली एवरीबडी लाइक्स यू। तो ये 0 कंडीशन होती है। और फर्स्ट टाइप कंडीशन ये होती है कि संभावित होती है कि यदि आप बात सबसे नाइसली करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। क्लियर है? देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, कहाँ गया पेन, ये रहा। इफ आई गेट द लोन, मतलब यदि मुझे उधार मिल गया कहीं से, देन आई विल बाई अ कार या और अ हाउस, कुछ भी। यदि मुझे उधार मिल गया, मुझे लोन मिल गया, मतलब बैंक ने मेरा लोन पास कर दिया, तो मैं कार खरीद लूँगा। अब ये संभावित है, ऐसा नहीं है कि बैंक लोन पास नहीं करेगी, कर भी सकती है। तो यहाँ क्या है? पॉसिबिलिटी है, यहाँ संभावता है, पॉसिबिलिटी है। मतलब ये चीज़ पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। तो इफ़ आई गेट द लोन आई विल बाई अ कार। यहाँ पर देखिए गेट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर क्या है? फ्यूचर टेंस है। हमने विल के साथ बाई की फर्स्ट फॉर्म V1 का यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह ये भी देखिए, इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी शैल, सॉरी इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते हैं, केवल एक कॉमा आता है, वी शैल स्टे एट होम। यदि बारिश होती है तो हम घर पर ही रुकेंगे, मतलब वी विल नॉट गो एनीवेयर, विल नॉट गो आउट, वी विल स्टे एट होम। तो इफ़ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, शैल का यूज़ हुआ है। देखिए एक और देखिए, इफ़ ही इज़ विद मी आई मे विन।
यदि वो मेरा साथ है तो मैं जीत सकता हूँ, है ना। ये भी फ्यूचरिस्टिक बात है। मे का मतलब आप फ्यूचरिस्टिक यहाँ लेके चलेंगे, इसलिए फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि यदि वो साथ देगा, मतलब कोई मान लीजिए कोई मैनेजर है, कोई बोर्ड डायरेक्टर है, या कोई घर का कोई मेंबर है, तो आप उससे कह रहे हैं कि यदि तुम मेरा साथ दोगे, यदि, और आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यदि वो मेरा साथ देगा, तो ये कंपटीशन है या ये कोई भी लड़ाई है, झगड़ा है, किसी तरह की कोई बातचीत है, तो यू मे विन दिस डील। आप इसको डील से भी लिख सकते हो कि आप ये डील जो है वो जीत जाएंगे, आप ये डील आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर संभाविता है, यहाँ पर यू मे, आई मे का मतलब मुझे मिल सकती है, इसलिए हमने यहाँ मे का यूज़ किया है। आई विल विन दिस डील नहीं होगा, आई मे विन दिस डील होगा यहाँ पर, बिकॉज आप इसमें कोशिश दिखा रहे हैं, आप इसमें संभाविता दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो टाइप 1 के थे। अब देखिए हमारे पास काइंड नंबर 3 है और ये है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के जो कंडीशन होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? सेकंड टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। मतलब क्या होता है कि आप उसमें आपकी जो आपकी संभावनाएं है ना, वो काल्पनिक स्थिति है, मतलब जिसमें वर्तमान आपके हाथ से निकल चुका है, वर्तमान में यू कांट डू एनीथिंग। इट इज़ अबाउट अ हाइपोथेटिकल कंडीशन दैट वन इज इमेजिनेशन में रह गई, वो आपका प्रेजेंट टाइम आपका चला गया, अब आप प्रेजेंटली कुछ नहीं कर सकते, वो समय बीत गया, और इसीलिए इसका पैटर्न जो इसको इसलिए हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन कैसे, बट ऐसा नहीं है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है बट इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल भी हो सकती है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हाइपोथेटिकल तो है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब अभी भी स्थिति नियंत्रण में है, आप अभी भी चाहें तो स्थिति को संभाल सकते हैं, अभी भी आप चाहें मेहनत करें तो आप, अभी समय नहीं निकला है, आप अभी भी कोशिश करें तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्थितियां हैं ये आपको सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में देखने को मिलेंगी, और इनका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, इनका पैटर्न ऐसे बनता है कि जो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं, इफ़ क्लॉज, वो पास्ट सिंपल, मतलब सिंपल पहले लिखना था, सिंपल पास्ट में होते हैं, या सिंपल पास्ट कौन सा होता है, जो V2 होता है, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें होती है वो होता है, और इसका जो हम रिजल्ट पार्ट है जो बनाते हैं वो किससे बनता है, ईदर वुड और कुड, या तो कुड आएगा या वुड आएगा, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है तो वुड और कुड आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे इसके रिजल्ट पार्ट, ठीक है। अब जो ये जो सिंपल पास्ट और इसका जो बनता है, ये वुड और कुड कहाँ आएगा, तो वुड उस स्थिति में आएगा जब हमारी हिंदी में यदि हम बनाएंगे तो जैसे जाता या करता, और जहाँ पाता या सकता आएगा, सकता या पाता आएगा, एक मैंने हिंदी में ऐसे बता दिया, अभी हम उसको सेंस से समझेंगे। देखिए कैसे, कि इफ आई वन द लॉटरी, इफ आई वन द
लॉटरी, वो पहले केबीसी आता था ना, जिसमें 2 करोड़ 5, अब ये सवाल 5 करोड़ का है आपके लिए। तो यदि ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो इफ आई वन द लॉटरी ऑफ 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ हमें मिल जाए, देन क्या करेंगे, आई कुड स्टार्ट अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस शुरू करूँगा, ठीक है। तो ये जो बिजनेस स्टार्ट करना है ये तो इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब इट इज़ पॉसिबल, यू कैन डू इट। और कब, लेकिन आपने कंडीशन के जो इफ़ क्लॉज डाला है, शर्त डाली है, वो क्या डाली है, आपको 2 करोड़ की लॉटरी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इस दुनिया में निकलती तो लोगों की ही है लॉटरी, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। इसलिए ये हाइपोथेटिकल कंडीशन तो है, मतलब इमेजिनेशन तो है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये सेकंड टाइप में रखे जाएंगे। क्योंकि थर्ड टाइप में वो सेंटेंसेस आएंगे जो हाइपोथेटिकल कंडीशन भी है और इम्पॉसिबल भी है, जो होते ही नहीं, हो ही नहीं सकता, समय ही निकल चुका है उसका। तो सेकंड टाइप के वो होंगे जिसमें इमेजिनेशन तो है, हाइपोथेटिकल तो है, लेकिन ये पॉसिबल है, आपकी कल्पना में है, लेकिन संभव है। जैसे एक और इसी में रखा जाता है, इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो आई वुड डू दिस, तो मैं ये करता। अब लोगों को रोज़गार देता, साफ सफाई का ध्यान, मतलब लोगों को इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करता, लोगों को, छोटे लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन देता, मतलब व्हाटएवर, कुछ भी करता। आई वुड डू दिस। अब दिस में तो देयर आर मैनी मोर थिंग्स। तो इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अब यदि मैं भारत का पीएम प्रधानमंत्री होता, अब ये जो ऐसा थोड़ी है कि बन नहीं सकता कोई प्रधानमंत्री, हम ही लोगों में से तो कोई बनता है। तो वैसे तो स्थिति ऐसी है कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो पहला सेंटेंस आया ये सिंपल पास्ट का है, देखिए यहाँ भी आया है, यहाँ भी सिंपल पास्ट आया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ हमने वुड के साथ, यहाँ हमने कुड के साथ किया था, क्योंकि कर सकते, हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या बिजनेस स्टार्ट कर पाता, ये वाली सेंस आता, इसलिए सेंस आती, इसलिए हमने कुड का यूज़ किया। और ये मैं करता है ना, इसलिए यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ठीक है ना। अब आते हैं हम टाइप 3। क्लियर है यहाँ तक? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। क्लियर Yes, है ना? ma'am. यहाँ तक क्लियर है? कुछ Yes, दिक्कत हो ma'am. तो पूछते जाना बेटा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, काइंड तो हमारा नंबर 4 का है, बट ये है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये कंडीशनल सेंटेंसेस वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो कंप्लीटली इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल टू हैपन, और कंप्लीटली बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब हम सोचते ही रह गए क्योंकि समय निकल चुका है। यदि हमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता वाली स्थिति, यदि हमने पढ़ाई की होती, अब जैसे हमारी दादी नानी बोलती हैं क्या कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि हमने पढ़ाई की होती तो आज हम भी नौकरी कर रहे होते, यदि हमने पढ़ाई की होती तो हमें भी आज अंग्रेजी आती, कंप्यूटर आता, या इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो समय बीत चुका है, एंड नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू हैपन, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ये स्थिति जो होती है ये हाइपोथेटिकल कंडीशन में होती है, ठीक है। अभी इसको हम एक चीज़ और भी, लोग इसको एक शब्द देते हैं रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा,
मतलब इसलिए इसमें ये जो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है इनको रिग्रेट सेंटेंसेस ऑफ रिग्रेट कहते हैं, पछतावे वाले वाक्य। इनमें कोई कंप्लेन या कोई रिग्रेट होती है। देखिए जैसे इफ he had informed me this earlier, फिर मैंने लगा दिया कोटेशन मार्क, I could have helped her। अब ये स्थिति कहते ना, स्थिति नियंत्रण से बाहर है। यदि उसने ये बात मुझे पहले इन्फॉर्म कर दी होती, अर्लियर माने पहले सूचित कर दी होती, इन्फॉर्म कर दी होती, तो क्या होता? आई कुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी सहायता कर पाता। यानी अब तो स्थिति है ही नहीं, सहायता करने की स्थिति है ही नहीं, वो चली गई है, हमारी पहुंच से बाहर निकल चुकी है स्थिति। तो ये स्थिति में क्या लगाया हमने? थर्ड टाइप लगाया। तो थर्ड टाइप का पैटर्न नहीं बताया मैंने आपको, पैटर्न और बता देती हूँ। इसका पैटर्न में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट होगा इफ के बाद वाला पोर्शन, ये आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में कौन से होते हैं? जहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का V3 का यूज होता है, ये पास्ट परफेक्ट है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये पास्ट परफेक्ट में इफ क्लॉज होगा और इसका जो रिजल्ट क्लॉज होगा, आपको याद रहे इसके लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसका जो रिजल्ट क्लॉज होता है, यानी इसका जो मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो वुड हैव या कुड हैव, कोई भी हो, या कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, V3 का यूज होता है। देखिए अभी तक हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मेन क्लॉज में नहीं किया है। हमने जो जीरो कंडीशन थी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी एस या एस लगाया था। जो हमारी टाइप 1 कंडीशन थी उसमें हमने फ्यूचर टेंस लगाया था, विल, शैल, मे, है ना। जो हमारी सेकंड टाइप की कंडीशन थी उसमें हमने वुड और कुड लगाया था, मगर हमने वुड और कुड के साथ, देखिए वुड और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था। ये जो थर्ड टाइप की कंडीशन होती है इसमें हम वुड हैव और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब देखिए एक और देखते हैं। इफ ही हैड, if she had driven carefully, she wouldn't, ऐसा नहीं, नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, wouldn't have had an accident। एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखिए हैड ड्रिवन है, यदि उसने गाड़ी केयरफुली यानी ठीक से चलाई होती तो एक्सीडेंट नहीं होता। यानी अब स्थिति बाहर चली गई है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आप सोच ही रहे हैं कि उसने ठीक से चलाई होती तो एक्सीडेंट नहीं होता। फिलहाल तो एक्सीडेंट हो चुका है, अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है और इसलिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। लेकिन यहाँ जो हमारा मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें हमने वुड हैव के साथ, नॉट तो यदि होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए हैज़,
हैव और हैड, सॉरी हैज़ हैव दोनों के लिए, और हैड ये फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, हैज़ हैव ये सेकंड फॉर्म में हैड होता है, और थर्ड फॉर्म में भी हैड होता है। तो ये थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। यहाँ हैड का मतलब है, यहाँ हैड का यूज़ मेन वर्ब के लिए किया गया है, मुख्य क्रिया के लिए किया गया है, ना कि हेल्पिंग। जैसे वुड हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैड जो है यहाँ पर मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब के रूप में आई है। तो शी वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट नहीं मिलता, उसका एक्सीडेंट मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस में होती हैं। अब हम इस, आप लोगों को ये क्लियर है तो हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। आप लोग बताते जाइए क्या आएगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था, या इसके पहले तो मैंने ये बताया कि ये आए कहाँ से कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक फिनिट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फिनिट वर्ब हो सकती हैं। और कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। जो एडवर्ब क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मैनर, पर्पस, कंडीशन, प्लेस, रीज़न, रिजल्ट, इन सब के बेस पर बनते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या होती है, जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इनका मतलब होता है सशर्त वाक्य। अब जो सशर्त वाक्य होते हैं जिनमें कोई ना कोई स्थिति होती है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं और ये जिनके आधार पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें एक होता है इफ़ क्लॉज, है ना, जिसमें शर्त वाला भाग होता है, और दूसरा होता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जो रिजल्ट, जिससे नतीजा निकलता है। तो इनकी 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन हमने देखी ज़ीरो टाइप की कंडीशन, जो हमने देखा कि बेसिकली बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी फैक्चुअल कंडीशन पर आधारित होती है, जो चीज़ सिद्ध हो चुकी है या ट्रुथ पर आधारित होती है। इनमें कुछ शब्द होते हैं, इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इन केस ऑफ, एज सून एज, इस तरह के शब्दों का यूज़ होता है। देखिए, इसमें जो ज़ीरो टाइप के हैं उनका पैटर्न होता है कि इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस होता है इफ़ क्लॉज में। तो जो हम मेन क्लॉज बनाते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। टाइप 1, जो फर्स्ट टाइप की कंडीशन है वो पॉसिबल कंडीशन है, लाइकली टू बी हैपन है, और इस कंडीशन में इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस होता है। जब हम इसका मेन क्लॉज बनाते हैं तो हम इसको विल और शैल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जो सेकंड टाइप के होते हैं वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होते हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, ये पॉसिबल होते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे को हमें कुछ पैसा मिल जाता तो हम विदेश यात्रा पर जाते, तो जो ये स्थिति है ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये हमारी काल्पनिक हो सकती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये जो होते हैं सेकंड टाइप की स्थिति में आते हैं। और इसमें इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो इफ़ क्लॉज होता है वो देखिए ये सिंपल पास्ट होता है उसमें, या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। देखिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और जब हम इसका मेन क्लॉज बनाते हैं तो वुड और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जो थर्ड टाइप के, आखिरी जो लास्ट टाइप है, वो थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और वो प्योरली बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल कंडीशन होते हैं। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होते हैं, वो चीज़ हाथ से निकल गई होती है तब होते हैं। हम रिग्रेट करते हैं, इसलिए इनको रिग्रेट सेंटेंसेस ऑफ रिग्रेट भी कहते हैं। और इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है कि इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट होती है, मतलब इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट होता है,
इफ क्लॉज में। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हम इसका मेन क्लॉज बनाते हैं तो वुड हैव और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. बहुत सारे बच्चे लेफ्ट कर गए। कोई क्लास चल रही है बच्चों? No, ma'am. चलिए देखिए, एक्सरसाइज देखिए और बताइए इसमें क्या आएगा। इफ यू लाई पीपल डैश है, यहाँ पर यू है और ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है लीव। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें क्या आएगा। अभी मैं इसे फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में ही करा रही हूँ ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए। फिर हम धीरे धीरे, अभी हमें आगे और क्लासेस जब मिलेंगी, आपको पता है क्लासेस आपकी अभी कंटिन्यू चलने वाली हैं, तो इसमें हम इसको जो हमारी कंपटीशन में जिस तरह से पूछे जाते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, 4 सेंटेंस आपके नीचे ABCD करके लिखे हुए हैं और उसमें लिखा है कौन सा सही है, पहला एक सही है, B सही है, C या D। एक तो वो तरीका होता है। दूसरा स्पॉटिंग एरर में होता है कि एक सेंटेंस है, उसमें आपको यू हैव टू फाइंड आउट द एरर कि वो कहाँ पर है, पार्ट 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। और तीसरा टाइप होता है आपका जो कंपटीशन में पूछा जाता है, यू हैव ओनली टू फाइंड आउट द एरर बट यू हैव टू करेक्ट द एरर ऑल्सो। आपको केवल फाइंड आउट नहीं करनी है एरर, बल्कि आपको उसको करेक्ट भी करना है। तो वो करेक्ट करने के लिए यू हैव 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप उनमें से आप टिक करते हो कि यहाँ क्या गलती है और ये वाली होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका है जो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। आप तब तक जितने भी रूल्स आज तक आपको पढ़ा है, एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, प्रीपोजिशन के, आर्टिकल के, नाउन के, प्रोनाउन के, व्हाटएवर जितने भी रूल्स अब तक हो गए, उन सब का आप खूब अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। देखिए, इफ़ यू लाई पीपल डैश यू, अभी यहाँ क्या आएगा। सबसे पहले इफ़ क्लॉज में देखो आप क्या है। इफ़ क्लॉज में क्या दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये टाइप 2 कंडीशन है, या सॉरी टाइप 2 और 3 तो नहीं है, क्योंकि टाइप 2 में यहाँ पर क्या होता है, इफ़ वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट होता है, मतलब सिंपल पास्ट होता है, और टाइप 3 में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो ना तो ये सिंपल पास्ट है और ना पास्ट परफेक्ट है। तो 2 और 2 और 3 तो नहीं है। अब हमारे पास 2 कंडीशन हैं जो पॉसिबल है। एक तो 0 कंडीशन हो सकती है ये, है ना, और एक टाइप 1 हो सकती है। अब ये यदि फर्स्ट टाइप के हैं, मतलब टाइप 1 कंडीशन है, तो इफ़ यू लाई, यदि आप झूठ बोलते हो तो पीपल, लोग क्या करते हैं, लीव यू, आपको छोड़ देते हैं। तो क्या ये, अब आपको ये देखना है, क्या ये फैक्ट पर आधारित है, इज देयर एनी फैक्ट, क्या ये फैक्ट पर आधारित है या पॉसिबिलिटी पर आधारित है। यहाँ फैक्ट है या पॉसिबिलिटी है। मैम पॉसिबिलिटी। अच्छा, यदि आप झूठ बोलेंगे तो लोग छोड़ देंगे, ये पॉसिबिलिटी है या ये सच्चाई है कि आप झूठ बोलते हैं तो लोग छोड़ देते हैं। ये सच्चाई है बेटा कि आप, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ में माहिर व्यक्ति का झूठ चल जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हमारा झूठ पकड़ा जाता है ना तो लोग हमें छोड़ देते हैं। ये तब नहीं है जब हमने झूठ बोला, जब हमारा झूठ पकड़ा गया, पीपल हम ट्रस्ट खो देते हैं उन पर अपना, तो यहाँ भी प्रेजेंट आएगा। ये ज़ीरो कंडीशन है और ज़ीरो कंडीशन में इफ़ क्लॉज में भी प्रेजेंट आता है। यदि इफ़ क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में हो तो आपका ये जो मेन क्लॉज है
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। बताया था ये मैंने आपको अभी, रूल बताया था ना। खूब अच्छे Yes, से ma'am. याद कर लीजिए कि जो ज़ीरो कंडीशन है उसका इफ़ पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होता है और उसका मेन क्लॉज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन से बनाती हूँ। व्हेन द फॉग बिकम्स डेंस, जब कोहरा बहुत डेंस हो जाता है, बहुत घना कोहरा हो जाता है, तब क्या होता है, फ्लाइट्स डैश लेट, ब्रैकेट में आपके पास एक वर्ड है अराइव। अब आप देखिए, जब घना कोहरा हो जाता है तो क्या होता है, क्या ये फैक्ट पर आधारित है या संभावना पर आधारित है? ये फैक्ट पर आधारित है, संभावना नहीं। ये कर ही देते हैं। यदि कोहरा बहुत होता है तो फ्लाइट उड़ नहीं पाती, उन्हें कहाँ वो विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, तो फ्लाइट्स अराइव्स, सॉरी एस नहीं होगा क्योंकि ये हमारा बहुवचन है इसलिए, तो फ्लाइट्स अराइव लेट ये होगा। When the fog becomes dense, flights arrive late, ये फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए, इफ इट रेन्स वाला तो मैं बता चुकी हूँ। इफ़ यू मेक हेस्ट कर, इफ़ यू मेक हेस्ट, यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जल्दबाजी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यू विल, अब तो मैंने ही बोल दिया यू विल आएगा, चलिए बात दूसरे में नहीं बोलूँगी, यू विल कमिट मिस्टेक। आप यदि जल्दबाजी करते हैं तो आप गलतियां करते हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए किसी काम में, आराम से सोच समझ कर करना चाहिए। यू विल कमिट मिस्टेक। दूसरा देखिए, ये तो मैंने बना दिया। सेकंड देखिए, इफ यू गो ऑन फुट यू विल, फिर बता दिया, यू विल रीच लेट। यदि आप पैदल जाएंगे तो आप देर से पहुंचेंगे। इफ़ यू गो बाय कार देन यू विल रीच ऑन टाइम, यू विल रीच अर्ली। ठीक है, तो ये जो है देखिए, इसमें कंडीशन क्या है, पॉसिबिलिटी है कि यदि आप पैदल जाएंगे तो आपको लेट हो जाएगा। अब यहाँ संभावना है, हो सकता वो पैदल भी जाए तब भी टाइम से पहुँच जाए, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि आप लेट हो जाएंगे। आप जल्दबाजी करेंगे तो आप गलतियां करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी है, कुछ लोग भाई मास्टर होते हैं, कितनी भी जल्दबाजी में काम करें, बट डू नॉट कमिट मिस्टेक्स। तो ये क्या है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है जिन पर आधारित है ये। देखिए टाइप 3 और 4 और बता दूं मैं। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। देखिए, मान लीजिए इफ आई, मैंने अभी दिया था ये एग्जाम्पल, इफ आई वर द किंग, यदि मैं राजा होता, आई डैश यू अ बिग
पीस ऑफ गोल्ड, तो मैं आपको गोल्ड का बहुत बड़ा पीस देता एक, यदि मैं राजा होता। और यहाँ पर गिव है, अब आपको यहाँ पर वर्ब डालनी है, यू हैव टू पुट द वर्ब। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, क्या आएगा ये गिव का? I would give. वेरी गुड, आई वुड गिव यू अ पीस ऑफ गोल्ड। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। गिव जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, गिव गेव गिवन होती है ना, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। देखिए, इफ शी वर द बॉस। अब देखिए, आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि सबके साथ वर आ रहा है, शी के साथ भी इवन शी वॉज द बॉस नहीं आया, शी वर आया। देखिए, जब भी हम कोई भी हाइपोथेटिकल बात करते हैं तो हम कभी भी अपने आप को बहुत गिरा कर नहीं सोचते। जब भी हम इमेजिनेशन करें, कहते हैं ना सपने देखो तो बड़े देखो, तो हम अपने को हम अपने आप को बहुत कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत अपने आप को इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए वर का यूज़ होता है। आई के साथ भी जनरली आपने देखा हो, केवल आई के साथ हैव आता है, वो प्लूरल में आता है, अदरवाइज आई के साथ भी वॉज आता है। तो यहाँ पर भी वर आया है और यहाँ पर भी वर आया है। तो शी वर माई, इफ शी वर द बॉस, शी डैश माई लीव, और ब्रैकेट में है सैंक्शन। सैंक्शन माने होता पास कर देना। इफ शी वर द बॉस, यदि वो बॉस होती तो मेरी छुट्टियां पास कर देती। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है क्योंकि वो बॉस नहीं है अभी, पहले वो बॉस बनेगी फिर छुट्टियां पास करेगी। तो लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल स्थिति है, तो शी वुड सैंक्शन। ठीक है, ये आपकी हो गई है कंडीशन 3। और अब देखते हैं हम जो थर्ड टाइप की कंडीशन है वो क्या है। वैसे तो वो काइंड तो चौथा नंबर है उसका, बट उसकी कंडीशन क्या कहती है, देखिए ये कहते हैं, ये है टाइप 3। और टाइप 3 में क्या देखते हैं हम कि हाइपोथेटिकल तो है ही है बट इम्पॉसिबल भी है। इफ आई वेंट टू हांगकांग, अब यदि मैं हांगकांग जाता, ठीक है ना, आई वुड डेफिनेटली रोम डिज्नीलैंड। तो ये तो अभी पॉसिबिलिटी है, ये इसलिए पॉसिबिलिटी है कि वो जा भी सकता है, क्योंकि डिज्नीलैंड इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है वुड के साथ। और ये क्या है, ये सिंपल पास्ट आया है। तो ये कौन सी स्थिति है, ये टाइप 2 स्थिति है। ठीक है ना। टाइप 3 स्थिति जो होती है वो क्या होती है, वो स्थिति होती है जब हमारे पास स्थिति ऐसी होती है कि हमारी उससे पहुंच से बाहर होती है। इफ दे हैड ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी, they would give it to me. They would give it to me. ये भी स्थिति कौन सी है, would give है। ये भी है कि हो सकता है उनके पास पावर ऑफ अटर्नी अभी आ जाए और वो हमें क्या करें, दे दे, है ना। देखिए
नेक्स्ट देखिए, मैम हैड का यूज नहीं होगा। एक मिनट, कहाँ पर आया है? अच्छा, इफ़ दे हैड ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मैंने देखा नहीं बेटा, यहाँ पर हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इफ़ दे हैड ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी दे वुड हैव गिवन इट टू मी, इसका मतलब उनके पास नहीं है, ठीक है ना। इफ़ I had been at this, if I had been at his house on that day, यदि उस दिन मैं उसके घर होता, I would offered him a job. कोई परेशानी है किसी को तो वो कह रही है, यदि उस दिन मैं उसके घर होता तो मैं उसे एक नौकरी दिला देता या उसे एक नौकरी दे देता। अब वो स्थिति निकल चुकी है, तो देखिए हमने यहाँ पर हैड बीन के साथ, मैं फिर हैव भूल गई, वुड हैव ऑफर्ड, ठीक है, क्लियर है। वुड हैव या कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वुड हैव ऑफर्ड हिम अ जॉब, ठीक है। देखिए, इफ़ शी हैड बीन माई गेस्ट, यदि वो मेरी मेहमान होती, वी वुड हैव got an opportunity to work with her in a film, में भी किसी स्टार की बात हो रही, इन अ फिल्म, किसी स्टार से मिले तो कह रहे हैं उस दिन यदि वो मेरी मेहमान होती तो हमें फिल्मों में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है कि ना वो मेहमान है ना काम करने की अनुमति मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है। तो ये कैसे है, ये कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस थे। आई होप कि आप सबको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, आपके यूट्यूब चैनल पे ये जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी सेंटेंस जो आपको नहीं आया है या किसी भी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ओके मैम। कोई दिक्कत है अभी तो आप अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए आप इसकी और प्रैक्टिस करिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये बेटर पार्ट होता जाएगा। चलिए अब मैं क्लास ओवर करती हूँ और नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर बच्चों, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चों।